सुनिए, क्या क्या आएगा इस रिड्यूसिंग शुगर तो लिए ना, तो क्या क्या आएगा देखना है इस पे सबसे पहले याद रखना ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, ये सब मोनोसेक्राइड्स है। फिर आप लैक्टोज, डाइसेक्राइड जो लेते हैं हम लोग। फिर माल्टोज, ये सब एनसीईआरटी में दिया इसलिए गया, ये सब क्या आपका। कुछ मोनोसेक्राइड लिए, कुछ क्या लिया मैंने, डाइसेक्राइड लिया। तो ये मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड क्या होता है जनरली, हेमीएसिटल फॉर्म में रहता है, इसलिए ये सब क्या होता है, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग एसिटल में एक सबसे बड़ा एग्जांपल याद रखिएगा, सुक्रोज। और सेलुलोज तो पॉलीसेकेराइड होता है आपका। स्टार्च क्या होता है आपका, पॉलीसेकेराइड होता है। तो इसका जितना भी एसिटल, एसिटल के फॉर्म में ही आएगा, हेमी एसिटल के फॉर्म में नहीं आएगा ये। तो ये हमेशा क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग। आई बात समझ में। तो एक आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा हुआ हो, ये पूछा है स्टार्च। स्टार्च है डाइसेकेराइड, लेकिन होता है क्या ये, नॉन रिड्यूसिंग, इसीलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। जबकि ऑल डाइसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग, ऑल डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग एक्सेप्ट सुक्रोज, इसीलिए क्वेश्चन पूछता है। ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग। एक भी मोनोसैकेराइड आपका नॉन रिड्यूसिंग है तो सबका सब रिड्यूसिंग होता है। आई बात समझ में ये। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं जो रिड्यूस करेगा किसको, सॉल्यूशन दैट, मतलब कि आप बोलोगे शुगर या कार्बोहाइड्रेट दैट कैन रिड्यूस द फीलिंग सॉल्यूशन टॉलेंस एजेंट, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। तो ये समझा दिया मैंने रिड्यूसिंग शुगर। फिर मैंने बता दिया था आपको कि कैसे कैसे ये बनाओगे, चाहे ग्लूकोज लो या फ्रुक्टोज लो। आपका रिड्यूसिंग शुगर जब बोलते हैं हम लोग, तो इसका जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होगा दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। मैंने बोला था कि कीटोन जनरली क्या होता है कि आपका फीलिंग सॉल्यूशन टॉलेंस एजेंट टेस्ट नहीं देता। लेकिन बताए बेसिक मीडियम में क्या होता है, टॉटोमराइजेशन होता है। टॉटोमराइजेशन के थ्रू क्या बनता है, इंडायोल। इंडायोल का रिएजमेंट होकर क्या बनता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना देता है। और जैसे आपका एल्डिहाइड आ गया बेसिक मीडियम में, तो फिर वो फ्री है किसके लिए, टॉलेंस एजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन के लिए। इसीलिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कहीं भी रहता है, बेसिक मीडियम में हमेशा करते हैं हम लोग ये रिएक्शन। तो टॉलेंस रिएजेंट भी सपोर्ट कर, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट भी देगा, फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी देगा। आई बात समझ में। तो ये बता दिया था मैंने, समझ में आ गया। और मैंने बोला था कि एसीटल क्या होता है आपका, आप देखोगे एल्डिहाइड कीटोन बताया था कि एसीटल जो होता है बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, स्टेबल होता है, उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। देखो नो हाइड्रोलाइसिस। आई बात समझ में। आप खुद से देखो, एक काम करना, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप खुद से देख करना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक बार लिखा हूँ आपको देख, कुछ ऐसा लिया था मैंने। ये कैसे होता, तो जब आपने क्या किया यहाँ पे ओ एच है, जब इस पे क्या करोगे, मेथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, तो क्या होता बताइए। ना दिखा रहा है किसी तरह। अब बता दो क्या हो जाएगा वो। अब देखो ड्राई HCl गैस लिए, आप याद कीजिए, एसीटल फॉर्मेशन जब करवाया था मैंने एल्डिहाइड कीटोन में, तो मैंने हेमी एसीटल एसीटल फॉर्मेशन ड्राई HCl गैस लेके करवाया था। आप देखना कि आप ये पकड़ो कि कौन सा कार्बोनिल कार्बन है ये। आप जब दूसरा आप अल्कोहल लेते थे तो ये OH हट के वहां पे OMe आ जाएगा कि नहीं, और कहीं पे नहीं होगा, उसी पोजीशन पे होगा। तो जैसे आप लेंगे यहाँ पे, ये क्या होगा, H हो जाएगा, ये क्या होगा OCH3, ये क्या हो जाएगा OH, ये क्या होगा आपका H, ये क्या होगा H, ये क्या होगा OH, ये OH हो जाएगा, ये H, ये H होगा यार, ये CH2 OH। आप नंबर ऑफ कार्बन चेक करो तो 1 2 3 4 5 6। बेटा आप याद रखना यहाँ पे, ये पार्ट से आप मेरे को बताना, ये पार्ट से ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग आप बताना। अरे बेटा ये आपका हेमी एसिटल है, ये हेमी एसिटल है, और ये आपका एसिटल है, तो ये होगा नॉन रिड्यूसिंग। ये भी शुगर ही है, लेकिन क्या है, ये रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग।
आई बात समझ में? अरे बेटा यहाँ पे आपने देखो ना, यहाँ पे एल्कॉक्सी, यहाँ पे एल्कॉक्सी, तो एसीटल आ गया ना ये। तो एसीटल था आपका नॉन रिड्यूसिंग होता। आई बात समझ में? तो ऐसे ऐसे करके ऑप्शन में कभी कभी क्या करेगा, मोनोसेक्राइड में ही आपको एसाइलेशन करवा के कंफ्यूजन करके बोलेगा कि बताओ रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग कौन सा होगा इसमें। तब याद रखिएगा रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ आइडिया लगे समझ में आपको? अब सुनना, एक बताता हूँ आपको। कल ये कॉपी है, ऑनलाइन जो बैठे हुए तो बताइए समझ में आई रिड्यूसिंग इसको नॉन रिड्यूसिंग क्यों बोलेंगे हम लोग, या नहीं समझ में आया? तो बेटा ये सब क्लास में बताए थे कि एक ही कार्बन पे दो अल्कोक्सी आता है तो उसको बोलते हैं हेमी एसीटल, नहीं एसीटल। एक ही कार्बन पे एक अल्कोक्सी एक हाइड्रोक्सी आएगा तो उसको बोलते हैं हेमी एसीटल। ये सब वहां भी बताए थे आइडेंटिफिकेशन करना है। यहाँ भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हेमी एसीटल एसीटल पकड़ो आप। नॉन रिड्यूसिंग का मतलब फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा ही नहीं मेरे को, क्योंकि बेसिक मीडियम में तो स्टेबल होता है, तो क्यों होगा ये रिड्यूसिंग, क्यों होगा ये? समझ में आई है? कर लेंगे। अब आइए, दूसरा क्या था देखो तो। ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन क्या होता है देखना, बता देंगे वो, बताएंगे वो भी। ओसाजोन फॉर्मेशन किसका यूनिक बिहेवियर है, रिड्यूसिंग का या नॉन रिड्यूसिंग? तो ये सब ऑप्शन देके पूछेगा कि विच वन कार्बोहाइड्रेट विल गिव दो ओसाजोन। तो ओसाजोन होते हैं कि सुनो, ये सी एच ओ और ये सी एच ओ एच, और ये सी एच ओ एच ट्राइस, और ये सी एच टू एच, क्या है ये, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज? ग्लूकोज। और ये सी एच थ्री, समझ में आइए। और ये देखना है यहाँ पे सी एच टू ओ एच, ये क्या है देखना है यहाँ पे, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज है ये। अब चेक करना, ग्लूकोज क्या करता है, 3 मोल्स फेनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है ये, इसको बोलते हैं फेनाइल हाइड्राजीन। याद करो हाइड्रोजन हाइड्रोजन पढ़े थे आपने। 3 मोल फेनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोसाजोन बनाता है, क्या बनाता है देखना। कितना के साथ बनाया ये, 3 मोल के साथ। इसी को बोलते हैं हम लोग ओसाजोन। ग्लूकोसाजोन होता है ना, फेनाइल हाइड्रोजन जो था, तो इसे कॉमनली बोला जाता है ओसाजोन। इसका साइड प्रोडक्ट जो होता है वो 1 मोल आपका क्या आएगा, अमोनिया। 1 मोल आएगा वाटर। 1 मोल आता है, रिलीज करता है यहाँ पे एनिलीन। मैकेनिज्म इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको नहीं पढ़ना मैकेनिज्म, आप याद रखना कि रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, ये रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड विद 3 मोल्स ऑफ फेनाइल हाइड्रोजन इज कॉल्ड ओसाजोन फॉर्मेशन। और ये ओसाजोन आपको बना। अगर हम लोग ग्लूकोज से नहीं फ्रुक्टोज से भी लेते, यहाँ भी ये 3 मोल फेनाइल हाइड्रोजन आप यूज करते, तो आपका सेम ओसाजोन बनता। मतलब ग्लूकोज देता ग्लूकोसाजोन, अब फ्रुक्टोज देता फ्रुक्टोसाजोन। ग्लूकोसाजोन फ्रुक्टोसाजोन और सेम कंपाउंड। आई बात समझ में? ग्लूकोजाजोन फ्रुक्टोसाजोन और सेम कंपाउंड। आप बताओ ये ग्लूकोज या फ्रुक्टोज जो आपका ओसाजोन फॉर्मेशन क्या, इसके पास फ्री एल्डिहाइडिक या कीटो ग्रुप है इसीलिए क्या ये? आई बात समझ में? और टोटमराइजेशन के थ्रू अल्फा पोजीशन को अपने एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट किया था, इसलिए दो, एक अल्फा हाइड्रोक्सी लिए और एक आपने एल्डिहाइड के कीटो ग्रुप लेके अपने ओसाजोन फॉर्मेशन किया। 3 मोल ही कंज्यूम करता पर मोल ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये याद रखना। और ये सब काम कौन करेगा, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर? रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग नहीं करता ये।
नॉन रिड्यूसिंग में तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा नहीं आपको, तो फिर कहाँ से होगा? कर लेंगे। आप याद रखिएगा यहाँ पे, देखो ग्लूकोज बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होते रहता है, ये किसमें, मैनोज में। मैनोज भी बेसिक मीडियम में कन्वर्ट किस में रहता है, ये ग्लूकोज में। ये देखो, ये बेसिक मीडियम लिए तो ये होता है फ्रुक्टोज। मतलब ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये सब क्या होगा, जेईई मेन में क्वेश्चन भी पूछा है कि ग्लूकोज के एक बार सोल्यूशन अगर बेसिक मीडियम होगा तो उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, तो ग्लूकोज भी मिलेगा, मैनोज भी मिलेगा, फ्रुक्टोज भी मिलेगा। किसी का भी बेसिक मीडियम ले लो, चाहे मैनोज का लो, फ्रुक्टोज का लो, ग्लूकोज का, किसी का भी आप बेसिक मीडियम लो, जब उसमें आप एनालिसिस करोगे तो आपको तीनों कंपाउंड मिलेगा। तीनों एक दूसरे के इंटर कन्वर्टेबल होता है। C2 एपिमर जितना भी होता है सब एक ही टाइप इंटर कन्वर्टेबल होता है, C4 एपिमर से इंटर कन्वर्टेबल नहीं होता है। मतलब ग्लूकोज लैक्टोज इंटर कन्वर्टेबल नहीं होता है, लेकिन C2 एपिमर ग्लूकोज और मैनोज आपका इंटर कन्वर्टेबल। आई बात समझ में, तो ये याद रखिए कि जेई मेन में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये सब। देखिए सेम और सजेन, सबका ओसोजन सेम होता है यहाँ पे, तीन का। कुछ आइडिया समझ में लगे ओसोजन फॉर्मेशन क्या होता है? तो फेनाइलएल्डोजिन की रिएक्शन को ओसोजन फॉर्मेशन करते हैं। ओसोजन फॉर्मेशन कौन करता है आपका, रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कर लेंगे। नेक्स्ट क्या था, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है सुनो, म्यूटा रोटेशन क्या होता है सुनना, यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ। सुनो पहले, म्यूटा रोटेशन होता है क्या है, मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज है, सॉलिड है ये। अल्फा डी ग्लूकोज को क्या करेंगे, देखो अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, सोडियम के डी सीरीज के लाइन में वर्क किया जाता है, सोडियम लैंप का डी सीरीज का लाइन लिया जाता है, और 20 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग करते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्पेसिफिक रोटेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी से ये। इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 112 डिग्री। बताओ डेक्स्ट्रो ये ले वो, डेक्स्ट्रो ये। अब क्या होता है कि जैसे इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इसका एक्वस सोल्यूशन आएगा। अब ये जो एक्वस सोल्यूशन आएगा, एक्वस सोल्यूशन जो आएगा, इसका एक्वस सोल्यूशन, उसमें जब हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने गए वहां पे, तो मेरे को मिला यहाँ पे 52.5 डिग्री। चेंज हो गया कि नहीं ऑप्टिकल एक्टिविटी, हो गया ये। अगर मेरे पास क्या होता कि बीटा डी ग्लूकोज होता, बीटा डी ग्लूकोज लिए, तो बीटा डी ग्लूकोज लिए, बीटा डी ग्लूकोज का भी स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो होता है 19.2 डिग्री का। ठीक है, डेक्स्ट्रो, ये भी डेक्स्ट्रो है। इसका एंगल ऑफ रोटेशन देखो कितना, 19.2 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट करता है लाइट को, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड को। ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को कितना एंगल से करता है, 112 डिग्री से। सबका सॉलिड स्टेट लिए, इसको भी जब एक्वा सॉल्यूशन में लेके आएंगे तो एक्वा सॉल्यूशन में ये भी आपका क्या करता है देखना यहाँ पे, ये कन्वर्ट हो जाएगा, कितना स्पेसिफिक रोटेशन दे देगा बताइए, 52.5। तो होता क्या है यहाँ पे, ये जो देखते हो यहाँ पे, ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है ये, इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है ये, ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज का। बीटा डी ग्लूकोज इसमें 66% रहता है, 64% बाय मास। मतलब 64% रहता है आपका बीटा डी ग्लूकोज, तो 36% कौन रहेगा आपका, अल्फा डी ग्लूकोज। इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है। तो होता है क्या सुनो, अगर आपके पास, सुनो लिखना बंद करो, देखो आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका आपने स्पेसिफिक रोटेशन देखा, जैसे इसका एक्वस सोल्यूशन लेंगे तो चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो रहा है उसका, टिल अ कांस्टेंट वैल्यू। मतलब देखो 112 से ये चेंज होके होके 52.5 डिग्री पे जाके फिक्स हो गया। ये इधर 19.2 डिग्री से मैंने स्टार्ट किया था, ये 52.5 पे जाके फिक्स हो गया। तो इसी फीचर्स को बोला जाता है मीटा रोटेशन। चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ इस कार्बोहाइड्रेट टिल अ कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड मीटा रोटेशन। ये तभी होगा जब एक फॉर्म दूसरा फॉर्म एनोमर्स, एक दूसरा एनोमर्स आपका इंटर कन्वर्टेबल हो। तो आपने ग्लूकोज का जो है एनोमर्स होता है अल्फा डी बीटा डी, ये भी इंटर कन्वर्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में।
अगर आप फ्रुक्टोज का मोनोमर्स लेंगे तो वो भी इंटर कन्वर्टेबल होगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज मैनोज ये सब क्या होता है आपका हेमीसिटल होता है। तो इसका अल्फा बीटा क्या होता है इंटर कन्वर्टेबल होगा। इसलिए जैसे इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे चाहे अल्फा लेके बीटा लेके आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इसलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो जाता है, उसी को बोला जाता है मीटर रोटेशन। आई बात समझ में? तो ज्यादा डिटेल नहीं, आपको उससे याद रखना मीटर रोटेशन किसका फीचर्स होता है रिड्यूसिंग। तो पकड़ लेंगे मीटर रोटेशन किसमें होगा। तभी वहीं पे जाएंगे। देखो द चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट इन एक्वस सॉल्यूशन टिल अ कांस्टेंट वैल्यू। क्या बोलेंगे उसको बताइए। मीटर रोटेशन समझ में? मीटर रोटेशन क्या होता है? Osazone formation reaction with phenylhydrazine that show the ozone formation, a change in optical activity in aqueous solution of any carbohydrate that indicate the beta rotation। आई बात समझ में? अब मीटर रोटेशन यूनिक बिहेवियर ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर। आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि कैसे होता है, ये नहीं होता। हाँ इतना पता होना चाहिए कि जब आप मौका दोगे एक सोल्यूशन में अल्फा को तो अल्फा कन्वर्ट होता है बीटा, ओपन चेन के थ्रू बीटा में जाएगा, फिर ओपन चेन के थ्रू किस पर जाएगा अल्फा में। इसलिए एक सोल्यूशन ग्लूकोज में आपको अल्फा भी मिलेगा बीटा भी मिलेगा ओपन चेन स्ट्रक्चर तीनों मिलेगा। तीनों मिलता है। यही बात समझ में? तो ये याद रखिए। कार्य मेरे की वो समझ में आ रहा है ये सब मीटर रोटेशन क्या होता है, ज्यादा नहीं पढ़ना है ये सब, सिंपल याद रखो। ये सब बहुत सारे इंस्टीट्यूट में क्या करता है पूरा मैकेनिज्म दिखाया जाता है। अरे बायोकेमिस्ट्री बच्चा को नहीं पढ़ना, जाएगा अपना डॉक्टर बनेगा अंदर देखेगा जाके, मेडिकल कॉलेज में देखेगा क्या होता है बायोकेमिस्ट्री में। यहाँ नहीं, यहाँ सिंपल पढ़ो। समझना कि मीटर रोटेशन। अब देखना मीटर रोटेशन के बाद क्या होता है ओजोन फॉर्मेशन। मीटर रोटेशन मैंने देख बता दिया आपको। तो ये थोड़ा आपको पता चला होगा कि रिड्यूसिंग कौन सा होता है नॉन रिड्यूसिंग कौन सा होता है। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, डाइसेक्राइड देखो यहाँ पे क्या होता है डाइसेक्राइड्स। एक देखना यहाँ पे डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड लिए तो डाइसेक्राइड में सबसे पहले मैं एग्जांपल होता है सुक्रोज का। सुक्रोज एक ऐसा डाइसेक्राइड्स है जिसको आप एसिडिक मीडियम में हीट करके हाइड्रोलाइसिस करते हो तो अल्फा डी ग्लूकोज देता है ये। प्लस क्या था तो बीटा डी फ्रुक्टोज। आपने देखा होगा इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है, देखना है यहाँ पे। इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन 52.5 डिग्री देखा था। इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है बताइए 94.2 डिग्री। अब इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 66.5 डिग्री। खुद से देखो। सुक्रोज जब आपका क्रिस्टल फॉर्म में रहता है तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना आपका डेक्स्ट्रो। और जब आपने उसको एक मोल को वाटर में डिजोल्व किए तो एक मोल अल्फा डी ग्लूकोज बनाया, एक मोल बीटा डी ग्लूकोज बनाया। आप देखना यहाँ पे ये क्या होता है आपका 52.5, इसका कितना है। अब लीवो रोटेशन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज इज ग्रेटर देन द डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। इसका लीवो रोटेशन ज्यादा है कंपेयर टू बीटा डेक्स्ट्रो रोटेशन से। इसीलिए सुक्रोज का एक्वस सॉल्यूशन का ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है लीवो रोटेटरी। क्योंकि इसमें देखो इक्विमोलर है। तो अगर मान लो 10 मॉलिक्यूल इसका है तो 10 मॉलिक्यूल इसका भी है। 10 मॉलिक्यूल अगर क्लॉकवाइज यहाँ पे 52.5 पे जाएगा तो 10 मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज कितना पे लेके जाएगा -19.42। इसका मतलब नेट रोटेशन ज्यादा है किधर है आपका लेफ्ट साइड में। इसलिए ओवरऑल मिक्सर आपका लिवो ही हो जाएगा। है ये बात समझ में? दैट्स व्हाई द सुक्रोज इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर। आप सुक्रोज को बोलते हैं ना इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर का मतलब यही होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी इन्वर्ट हो गई वहां पे। है ये बात समझ में? चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी टिल अ कांस्टेंट वैल्यू मतलब वो डेक्स्ट्रो से लेवो नहीं होना चाहिए। डेक्स्ट्रो में ही आपका चेंज होकर एक फिक्स वैल्यू पा गया तो उसको बोलते हैं मीटर रोटेशन। और जब ऑप्टिकल एक्टिविटी ही चेंज हो जाएगा नेचर उसका डेक्स्ट्रो से लेवो ये लेवो से डेक्स्ट्रो तो उसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्ट शुगर। आई बात समझ में? तो लिखो यहाँ पे क्या लिख दो देखो।
एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। समझ में आइए, तो उसी को बोलते हैं इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर कौन है आपका? अगर पूछेगा इनवर्ट शुगर तो किसको बोलोगे आप? सुक्रोज को। क्यों इनवर्ट शुगर बोलते हैं हम लोग? ये ओवरऑल जाएंगे ना, तो ओवरऑल मिक्सर क्या होता है? ओवरऑल लीवो रोटेटरी है, जबकि होना क्या चाहिए? जीरो। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका एक डेक्स्ट्रो भी लीवो है, तो लीवो रोटेशन ज्यादा है डेक्स्ट्रो से, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? नेट रोटेशन लीवो। अगर लीवो डेक्स्ट्रो अगर सेम मैग्नीट्यूड होता अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी नेट क्या होता? जीरो। सुक्रोज है समझ में क्या होता है? अब देखना सुक्रोज क्या होता है, देखिए। ये आपने एक एग्जाम्पल लिया था जो मैंने बताया था आपको कि इस तरह से याद करो। ये एच होता था, ये सी एच टू एच होता था। ये ओ एच होता था, ये एच होता था, ये ओ एच लेते थे, ये एच एच होता था, ये ओ एच, ये ओ एच होता था, ये एच होता था। ये ग्लूकोज था कि नहीं? अल्फा डी ग्लूकोज, बताइएगा। देखो तो ये अल्फा कार्बन होता था, फर्स्ट कार्बन। ओ एच नीचे था, अल्फा डी ग्लूकोज। और सुनना, ये क्या था? बीटा डी फ्रुक्टोज। चेक करो, मैंने पिछले बार बताया था बीटा डी फ्रुक्टोज। सबका हालत खराब है, देखते हो, इसलिए मीटिंग से कोई भागता आता भागता जाता सबका हालत। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री तो स्टार्ट ही नहीं है। वो इससे अच्छा। इसमें क्या है? ये क्या अल्फा, ये बीटा? देखते हो, सब ऑनलाइन करके ना सोया हुआ है। हम्म। भूल गई लड़की। देखो इधर, अब इसको 180 पे रोटेट करो। कैसे रोटेट करो? तो ऐसे रोटेट करना, देखना क्या करना है। ऐसे रोटेट कर देना, मतलब ऐसे पलट देना। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल है ना, उसको ऐसे करके करते हैं, हाँ। ऐसे कर दे, मतलब ये हैंड ऐसे है ना आपको, ऐसे कर देना। तो जैसे ये करोगे तो ये फिंगर तो ऐसे अपोजिट आ गया ना। तब जैसे ये वन कार्बन टू कार्बन था, इधर था, तो जैसे अपोजिट करोगे तो फिर इधर आ जाएगा ना आपका। तो वैसे ही करना आपको, 180 पे रोटेट कर। देखो क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन तो जैसा था वैसे ही रहेगा। देखने यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये ओ एच हो जाएगा, सी एच टू ओ एच ऊपर हो जाएगा। ये वन था, ये टू था, देखो। टू पे हाइड्रोक्सी कहाँ था आपका? नीचे या ऊपर? टू पे हाइड्रोक्सी कहाँ ऊपर है रखे हुए? तो जैसे 180 पे रोटेट करेंगे तो नीचे आ जाएगा। अरे देखो ना, ऐसे हटता है, ऐसे किया तो सब तो नीचे ही आ जाएगा ना। थ्री पे, ये थ्री पे हाइड्रोक्सी कहाँ था? ऊपर। अब आ जाएगा नीचे। ठीक। फोर पे क्या था? नीचे। वो चला जाएगा ऊपर। सिक्स फाइव, ये आपका सी एच टू आ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। समझ में आया कैसे किया मैंने? देखो एक चीज बताता हूँ, रुको लिखना बंद करो, देखो एक चीज बताता हूँ। देखो ये
देखो यहाँ पे लिखा 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 लिखा था। लिखा ना बीटा। समझ में क्यों बीटा यहाँ पे ऐसे लिखा? 1D पे रोटेट करके। वही बात समझ में। देखो 92.4 लिखा है ना यहाँ पे। बोला नहीं, यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेशन से लेवो रोटेशन ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोलाइसिस कर पे इन्वर्ट शुगर बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है नहीं क्या बोल रहा हूँ? सब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अब जैसे ही आ जाएगा आपका ये, जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा। इस्टर का ग्रुप जैसा आएगा। मतलब कि ऐसा आ जाएगा। इसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। एक वाटर निकल जाएगा वहां से, कंडेंसेशन होगा। जैसे ही आप देखना यहाँ पे, जैसे ही आ जाएगा तो कुछ ऐसा ज्योमेट्री आ जाएगा इसका। एक बता देता हूँ, रिमेनिंग मैं एनसीईआरटी से चेक करवा देता हूँ। कौन इतना टाइम देगा मैं बताने के लिए? देखो, इस पे जैसे गए थे तो ये जो होगा ये ऐसे आप कर दो, देखना यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ये ग्लाइकोसाइडिक, समझ में आ गई? और यहाँ पे क्या था पहले आपका? एच। यहाँ पे क्या था आपका? CH2OH। और जैसा था वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन छोड़ दो आप यहाँ पे। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये क्या था, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, वो चेक कर लेना आप। CH2OH चाहिए। अब ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना दिया है यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक। आप चेक करना, आपने जो एसिटल फॉर्मेशन में यूज किया है, आपने जो यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक के थ्रू एसिटल ही फॉर्म होगा। आप एक चीज याद रखना कि इसका मैंने कौन सा कार्बन यूज किया, कार्बोनिल कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप यूज किया कि अदर देन कार्बोनिल कार्बोनिल। इसका भी किसका किया, कार्बोनिल। तो इसका भी कार्बोनिल का OH, कार्बोनिल का OH आ गया है एसिटल। अब देखो इसका एनोमेरिक कार्बन चला गया एसिटल फॉर्मेशन। तो एनोमेरिक कार्बन जब एसिटल फॉर्मेशन में चला गया तो ये ओवरऑल आपका रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। सुनो, अगर सुनो, अगर मैं यहाँ का OH लेता या यहाँ का OH लेता, मैं किसके लिए, ग्लाइकोसाइडिक के लिए, तो आप किसके OH को छोड़ देते, एसिटल को OH को छोड़ देते, तो फिर क्या होता वो, रिड्यूसिंग। लेकिन आपने क्या किया, इसका भी कार्बोनिल कार्बन लिया, इसका भी कार्बोनिल करके आपने ग्लाइकोसाइडिक लिया। इसीलिए ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग? नॉन रिड्यूसिंग। कई बात समझ में? तो आपको चेक करना वहां पे कि एनोमेरिक कार्बन आप ग्लाइकोसाइडिक के लिए यूज कर रहे हो, हाइड्रोक्सी या अदर देन हेमीएसिटल का। इफ यू आर टेकिंग हाइड्रोक्सी ऑफ हेमीएसिटल फॉर द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो वो ओवरऑल रिड्यूसिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा वो, नॉन रिड्यूसिंग। तो बताइए क्या होगा, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ कहाँ है बता दो। इसका वन, इसका वन लिए, और इसका क्या लिया आपने, टू लिए। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है कि नहीं बताइए? तो समझ में गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है? रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग है ये? नॉन रिड्यूसिंग। आपने देखा इन्वर्ट शुगर या नॉट इन्वर्ट शुगर? इन्वर्ट शुगर। तो ये कुछ आइडिया लगा कि इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं इसको, रिड्यूसिंग। आप देखना क्या होगा, एक चीज आपको बता देता हूँ, आप समझ में आ जाएगा, देखना है। देखना मत करो, एक चीज मैं बता देता हूँ, देखो। आप देखना यहाँ पे, अब आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ पे कि मैंने एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दे रहा हूँ सुनिएगा। ये मैंने दो ग्लूकोज ले लिया, ले लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि H और OH होता है। ये क्या होता है, OH H होता है, फिर क्या होता है, ये H ये OH होता है कि नहीं? अब फिर आपका क्या होता है, OH होता था, ये H होता था, ये क्या होता है, H होता था, ये क्या होता है, CH2OH। अब चेक करना कि यहाँ जो आपने OH लिया था, एक लिया था आपने H, और यहाँ आपने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना दी। अब क्या करना है, यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ, H लिए, ये H और OH ले लिए, और फिर यहाँ पे OH ले लिए, H ले लिए,
और फिर यहाँ पे H और CH2OH होगा। मैं 1 2 3 कार्बन का नंबरिंग कर रहा हूँ, देखना 1 2 3 4 5 6। इसका कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। अब देखना कि जो सबसे लेफ्ट लिया मैंने, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है, दोनों को दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है। आप ये बताना कि जो मैंने ग्लाइकोसाइड लिंकेज के लिए लिया, मैंने ग्लाइकोसाइड लिंकेज कहाँ कहाँ लिया, देखा तो 1 कार्बन ऑफ राइट लेफ्ट साइड, दैट कार्बन यू आर टेकिंग द anomeric कार्बन, दैट बिकम द हेमी टू एसिटल। ये तो एसिटल में चला रहा है कि ये जैसे ग्लाइकोसाइडिक होगा तो एसिटल में आ गया ये। नाउ सेकंड जो ग्लूकोज लिया, उसका मैंने 4 कार्बन का हाइड्रोक्सी लिया, मैंने 1 कार्बन का हाइड्रोक्सी तो नहीं लिया। अगर 1 कार्बन का हाइड्रोक्सी लेता तो फिर एसिटल चला जाता है ये, लेकिन ये तो फ्री छोड़ दिया आपने। बेसिक मीडियम में ये तो हाइड्रोलाइसिस करके फ्री एल्डिहाइड दे देगा आपको, तो टॉलरेंस रीजन फिलिंग सॉल्यूशन रिस्पॉन्स करेगा, इसीलिए ये रिड्यूसिंग हो गया। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये जो दिखाया मैंने, ये दिखाया किसके बीच में, देखो ये दिखाया मैंने माल्टोज। माल्टोज में देखो अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है यहाँ पे, C1 C4 है कि नहीं, आपका चेक करो। अल्फा ही है आपका, अल्फा C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और जैसे C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा आपका, C1 C4 अगर लेंगे तो हमेशा रिड्यूसिंग शुगर ही होगा, नॉन रिड्यूसिंग कभी होगा ही, हो ही नहीं सकता आपका। हाँ, अगर इसी पे भी एसाइलेशन करवा दोगे तो फिर नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। तो सर माल्टोज क्या रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? लैक्टोज में जाओगे तो वहां पे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बनाते हैं हम लोग, राइट? किससे बनाते हैं हम लोग, ग्लूकोज और लैक्टोज जो लेते हैं वो बनाते हैं हम लोग ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से। ग्लैक्टोज का लेते हैं हम लोग C1 और ग्लूकोज का लेते हैं C4। तो ग्लूकोज का अपने C1 तो नहीं लिया, तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूस कर लेंगे, तो वहां पे देखो मैं बता देता हूँ, जल्दी करो। तो ये ग्लैक्टोज का लेंगे C1 और ग्लूकोज का लेंगे C4, तो वहां पे बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। तो C1 C4 लिए तो आपने दूसरा का C1 तो नहीं लिया। C1 अगर इन्वॉल्व करवा देंगे तो वो नॉन रिड्यूसिंग ही होगा। ग्लूकोज मैंने उस समय अगर C1 इन्वॉल्व करवा देंगे तो रिड्यूसिंग ही होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। लेकिन आपने क्या किया, दो को यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं, एक दोनों में आपका हेमिसिटल है, एक का हेमिसिटल को एसिटल में कन्वर्ट करो, एक का हेमिसिटल को एजिटेट छोड़ दिया आपने, तो फिर तो रिड्यूसिंग ही हो जाएगी। तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, तो फर्स्ट कार्बन आप पकड़ो, देखना फर्स्ट कार्बन पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन के पार्ट में देखो, ये क्या है आपका, ये पार्ट हेमिसिटल, ये एसिटल, हेमी हेमी एसिटल है ये। हेमी एसिटल होगा तो क्या होगा, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूस। आई बात समझ में? ऐसे देखा जाता है। कर ली कॉपी है? तो देखो एक चीज बता रहा हूँ, एनसीईआरटी एक चीज दिखा दे तो देखो। तो आपका जो देखो, आपका तो नीट में इस लेवल का क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन जेईई मेंस में क्वेश्चन देता ही है। क्या करता है स्ट्रक्चर, देखो माल्टोज है ये, देखो माल्टोज है ये, देखो एक का मैंने 1 लिया, एक का क्या लिया, 4 लिया, तो एक का 1 को छोड़ दिया ना मैंने। तो देखो यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है, देखो C1 ग्लूकोज। देखो C1 ऑफ ग्लूकोज, देखो 1 यूनिट ऑफ C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज linked to the C4 of another glucose unit. The free aldehyde group can be produced from the C1 of second glucose. मतलब यहाँ से आप फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रोड्यूस कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट शोज द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इट इज रिड्यूसिंग। आई बात समझ में? तो माल्टोज के बारे में समझ में गया, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग। अब बताओ ये रिड्यूसिंग होगा तो क्या क्या दिखाएगा, ओसाजोन फॉर्मेशन दिखाएगा, मीटर रोटेशन दिखाएगा, सारा दिखाएगा ये। आपको बोलेगा नीट का क्वेश्चन देखो क्यों तो बोलेगा इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप कितना होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप कितना होता है, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, तो 4 4 कितना होगा, 8 होगा। तो ये सब पूछेगा आपसे। रियल लेडी ग्रुप किधर है आपको मार्क करने पूछेगा तो बता दोगे। फिर देखो लैक्टोज जो लेते हैं हम लोग, लैक्टोज कहाँ पे होता है, मिल्क शुगर में होता है, सैकराइड फाउंड इन मिल्क, लैक्टोज बोलते हैं हम लोग। कंपोज्ड ऑफ देखो बीटा डी ग्लैक, इसमें बीटा फॉर्म होता है, ग्लैक्टोज का रहता है, और बीटा किसका रहता है, ग्लूकोज का भी रहता है, बीटा रहता है, तो बीटा रहेगा तो OH कहाँ रहेगा आपका, ऊपर।
तो देखो इसका फर्स्ट कार्बन का OH ऊपर है कि नहीं, इसका भी OH ऊपर था कि नहीं, तभी ग्लाइकोसाइडिक एसिड क्रॉस करके बना रहा है आपका। अब देखो C1 कार्बन आपने किसका लिया, ग्लैक्टोज का। C4 किसका लिया आपने, तो C1 ऑफ ग्लैक्टोज, C4 ऑफ द ग्लूकोज। तो फ्री एलडीहाइड ग्रुप कहाँ मिलेगा, C1 ऑफ ग्लूकोज पे। ये रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, समझ में ये। अगर आपसे पूछेगा रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है, पकड़ लोगे ना। अब ये तो लैक्टोज मैंने बता दिया, ग्लैक्टोज बता दिया, ये सब बता दिया आपको। पॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है सुनो। पॉलीसेकेराइड में जब जाओगे तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम लोग पॉलीसेकेराइड का बात करते हैं, तो पॉलीसेकेराइड में एक चीज याद रखना कि एक स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ पॉलीसेकेराइड का। तो देखना ये पॉलीसेकेराइड, अगर ये देखो ये बीटा या अल्फा, बीटा फॉर्म है ये सब। देखो वो जो ऊपर है ना सबका, तो बीटा फॉर्म है ये। तो ऐसे ऐसे करके स्ट्रक करके सबका हेमी एसिटल एसिटल में कन्वर्ट करते हुए आप इनफाइनाइट चले जाओ तो क्या बनता है, सेलुलोज। देखो सेलुलोज तो बोल ही रहा है यहाँ पे। अरबी क्या है ये, मतलब कि क्या होता है बीटा, यहाँ पे क्या होता है बी, ये अगर बोलेंगे तो इसमें क्या, बीटा C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसमें कहीं भी आपको देखो, कहीं भी आपको फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं मिल सकता। ये क्या था, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, समझ में आया ये। तो अगर आपसे पूछेगा कि सुक्रोज का स्ट्रक्चर, ये देख के लिखिएगा नहीं, आपको बोले क्या रहता है उसमें, कौन सा लिंकेज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज। एक क्या क्या लेते हैं C1, दूसरा क्या क्या लेते हैं C4, ऐसे करके कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसका C4 लेते हैं, फिर इसका C1 दूसरा के C4 के साथ जाएगा, फिर उसका C1 फिर दूसरा C4 के साथ जाएगा, तो ऐसे ऐसे स्टैक करते चले जाओ तो अपने आप चला जाएगा बस। कौन सा, ग्लाइकोसाइडिक, समझ में आई है। सुनो और बता रहा हूँ। इसमें क्या पूछता है, ये पॉलीसेकेराइड में सबसे पहले लिया आपने स्टार्च। मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसेकेराइड इन प्लांट्स होता है स्टार्च, ये जानते हो आप लोग। तो फिर स्टार्च जो होता है, जब स्टार्च जाओगे तो ये सीरियल जो दे दिया था, इट कंटेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज रहता है इसमें। टू कंपोनेंट होता है इसका, एक होता है एमाइलोज, एक होता है एमाइलोपेक्टिन। सुनो क्या होता है, आपका जो स्टार्च कहीं भी स्टोर होता है उसमें 15 to 20% आपका एमाइलोज होता है और 80 to 85% आपका एमाइलोपेक्टिन होता है। एमाइलोज होता है वाटर सॉल्युबल, एमाइलोपेक्टिन होता है वाटर इनसॉल्युबल। आई बात समझ में। एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, these are the component of the starch. So both are the polymers of the alpha D glucose. In the amylose formation, you have to take the glycosidic linkage from the 1,4। तो ये 1,4 1,4 करके एक चेन के फॉर्म में आ जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं लोग, एमाइलोज। और जब 1,4 देगा और 6 जो कार्बन देखा CH2, वो भी आपको ग्लाइकोसाइडिक में चला गया। मतलब अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक भी होगा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक भी होगा, तो उसको बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिनों का क्रॉस लिंक होता है। लेकिन एमाइलोज क्या होता है आपका, स्ट्रेट चेन। देखो वहां पे लिखा होगा सब, नीट में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ये। एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन याद रखना, सबसे मेजर कंपोनेंट कौन होता है। तो मैं वहां पे रिटर्न फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक अंडरलाइन करवा के मैं लिख देता हूँ। तो एमाइलोज देखो यहाँ पे वाटर इंसॉल्युबल कंपोनेंट होता है। 15 to 20% मैंने बोला, ये सो याद रखिएगा। केमिकली एमाइलोज लॉन्ग अनब्रांच चेन ऑफ द कितना, 200 से 1,000 आपका अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स। कौन सा ग्लाइकोसाइड लिंकेज है, 1,4। फिर बोला कि एमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल इन वाटर, 80 to 85% स्टार्च का होता है ये। ब्रांच पॉलीमर्स होता है। और इसमें C1 क्या होता है, C1 C4 और C1 C6 होता है। देखो यहाँ पे एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन दिया होगा, देखो 1,6 आया कि नहीं आपका। देखो इसका 1 लिए, इसका कौन सा लिए, 6 कार्बन का OH लिए। ग्लाइकोसाइडिक बना रहे हैं कि नहीं हम लोग। तो याद रखिएगा एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन होता है ये। कर लेंगे ये। फिर आप याद रखिएगा सेलुलोज जाएंगे, तो मैंने बता दिया आपको। सेलुलोज ग्लाइकोजन आपको पता ही होता, बॉडी में जो स्टोर एनिमल बॉडी में जो होता है आपका, जो आप फास्टिंग फस्टिंग करते हो तो उसमें आता काम आता है ये जानते ही आप लोग। इंपॉर्टेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप देख लेना खुद से। फिर प्रोटीन का बात करते हैं तो प्रोटीन बता देते, पहले यहाँ पे एक से लिख लो यहाँ पे, ये समझ में आया आपको। और एक चीज याद रखना कि स्टार्च का मैं बात किया था, स्टार्च क्या था, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग। एक क्या था लिए थे, एमाइलोज लिए थे, एक एमाइलो पैक्टीन लिए थे, याद करेंगे। समझ में आई। एनसीईआरटी से मंडल ने लिख दो या छोड़ दो, बताओ। कह दो। चलो ये एनसीईआरटी से आप देखिएगा, एनसीईआरटी में मैंने बता दिया था वहां पे देख लेना, नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पे। अभी बता रहा हूँ, जाके देखना। वही पूछा था कि
स्टेटमेंट बेस पूछा था तो वही बोला था कि अमाइलोज एमाइलोपेक्टिन में क्या होता था। अमाइलोज में होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक, एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 होता है। याद रखोगे? तो यही एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन होता है। वाटर सॉल्युबल कौन होता है ये याद रखना। वाटर इनसॉल्युबल कौन होता है ये याद रखना। प्रोटीन में क्या होता है देखना, प्रोटीन से पहले पढ़ते हैं हम लोग एमिनो एसिड्स। प्रोटीन जब भी पढ़ते हो तो आप लोग प्रोटीन से पहले पढ़ते हो एमिनो एसिड्स। प्रोटीन का आपने देखा होगा, सुनो, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा प्रोटीन का एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है पेप्टाइड लिंकेज। और पेप्टाइड लिंकेज में क्या होता है, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल। तो आपने देखा होगा पेप्टाइड लिंकेज होता है। फिर आपने प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपने बीटा प्लेटेड लिया होगा, अपने हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए। फिर एक होता है टर्सरी स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है, सल्फाइड लिंकेज आ जाता है, डाइसल्फाइड लिंकेज आ जाता है। फिर और भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, क्वेलिंग होने लगता है, स्पेसिफिकेशन होने लगता है। तो उसको बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। एक होता है क्वाटनरी। क्वाटनरी में आपने देखा होगा स्पेसिफिकेशन आ जाता है, ग्लोब्यूल्स फॉर्म आ जाता है। तो एंजाइम सब क्या होता है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है। और आपने देखा होगा हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि एंजाइम का एक्टिविटी क्या होता है, सीज हो जाता है। हाई टेम्परेचर पर आपका प्रोटीन क्या होता है, डीनेचर्ड हो जाता है। डीनेचर्ड होने से आपका क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप याद रखना कि डीनेचर्ड प्रोटीन में आपका कौन सा स्ट्रक्चर रिटेन रहता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, पेप्टाइड। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा आरएनए डीएनए, आपने पढ़ा होगा आरएनए 3 टाइप का होता है। डीएनए आपने देखा होगा, कोडोन आपने पढ़ा होगा कैसे कोड होता है ये सब आपने राइबोसोमल आरएनए पढ़ा होगा, आपने कैसे कैसे काम करता है ये, कैसे कैसे कोडिंग करता है ये आपने पढ़ा होगा। ट्रांसफर आरएनए कैसे कोडोन को लेके जाता है, अरे हम लोग भी पढ़े हैं बायोकेमिस्ट्री में, तो कोडोन लेके जाता है ये कौन, बायोकेमिस्ट्री में पढ़े हम लोग, राइबोसोमल आरएनए होता है ये सब पढ़े। सेंट्रल डोग्मा जो होता है ये सब लोग पढ़े हैं बायोकेमिस्ट्री में, थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं, सब भूल गए हम नहीं। प्यूरिन pyridine सब जो होता है ना, प्यूरिन pyridine जेई एडवांस के लिए क्लास लेना पड़ता है, उसमें हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताना पड़ता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन नीट पर वही सब थोड़ा निकला, उसके बाद नहीं अच्छा लगता है। तो सुनो बता रहा हूँ। तो ये क्या करना आप लोग, तो ये प्यूरिन pyridine ये सब स्ट्रक्चर जेई मेन में पूछता है, आप लोगों को नहीं पूछेगा। क्योंकि पता है बायोलॉजी के स्टूडेंट है, वहां भी पढ़ा हुआ है, इसलिए आपसे हरगोविंद खुराना के किसी का कंट्रीब्यूशन आपसे नहीं पूछेगा। वास्टर्निंग क्रिक का जो था आपका 2.3 एंगस्ट्रम या जो भी था आपका न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स जो होता था, ये सब फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो होता है, ये सब आपसे बायोलॉजी में पूछेगा, यहाँ पे नहीं पूछने वाला है। विटामिन मिनरल से जाओ, विटामिन से जाओगे या एंजाइम से जाओगे, तो ये सब आपसे नहीं पूछेगा। बेरी बेरी कहाँ होता है आपका, विटामिन B12 क्या होता है, कोबैलेमिन क्या होता है, कहाँ पे होता है, ये सब आपका बायोलॉजी में पूछता है, यहाँ पे नहीं पूछेगा। जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ, अगर पूछेगा भी तो एक लॉलीपॉप हो गया आपके लिए, अब बना ही दोगे, ऐसा नहीं कि नहीं बना दोगे। और एनसीईआरटी बायोलॉजी को पावा जाओगे, बायोलॉजी वाला से। तो वो सब दिखा रहा हूँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन होता है, ये सब आपका वो बायोलॉजी में पढ़े हुए हो आप। बता देता हूँ। देखो इधर, तो प्रोटीन में सबसे पहले हम लोग पढ़ता है एमिनो एसिड। इसका बेसिक यूनिट जो होता है एमिनो एसिड का, एमिनो एसिड आप देखोगे तो कुछ ऐसा होता है, देखना यहाँ पे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यहाँ पे आर होता है, और ये एच होता है, और ये NH2 होता है। इसको एल एमिनो एसिड बोलते हैं, यही नेचुरल एमिनो एसिड्स होता है। जितना भी आपका नेचुरल एमिनो एसिड्स है आपका एल एमिनो एसिड ही पढ़ते हैं हम लोग। ऐसे को समटाइम अल्फा एमिनो एसिड भी बोलते हैं हम लोग। अल्फा क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है इस पे, कार्बोक्सिलिक। और उसके देखो अल्फा पोजीशन पे NH2 है कि नहीं, समझ में आ गया अल्फा एमिनो एसिड क्यों बोलते हैं। अब क्या होता है देखो, ये जो आर पार्ट्स होता है, ये आर पार्ट्स क्या हो सकता है, ये हाइड्रोजन हो सकता है। ये हाइड्रोजन अगर लेंगे तो ये ग्लाइसिन आ जाता है। आर पार्ट में अगर मेथाइल ले लेंगे, यहाँ पे मेथाइल अगर लेंगे, एलेलीन आ जाता है। पढ़े होंगे आपने। तो इसमें करना क्या, सुनो इसमें पूछेगा क्या क्वेश्चन देखो, ऑल एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि कायरल है सब में।
एक्सेप्ट ग्लाइसिन। क्योंकि खुद से सोचो, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन दे देंगे तो फिर तो कार्बन रहेगा नहीं आपका। तो ग्लाइसिन के अलावा सारा का सारा क्या ऑप्टिकली एक्टिव। ये समझ में आ गया आपका। आप सुनना क्या होता है ये। वैलिन होता है आपका, आइसो ल्यूसीन होता है आपका, वैलिन होता है। तो ये सब जाओगे अपने स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड से आपने देखा होगा। जैसे मान लो कि आपने, देखो, जैसे आपने क्या क्या देखना है यहाँ पे कि CH2 ले लिया आपने, COS ले लिया आपने, CH, और ये आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, NH2 लिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग। बताओ तो कौन सा अमीनो एसिड है ये। स्पार्टिक एसिड्स, ये ग्लूटामिक एसिड्स। सब याद करना पड़ेगा, पूछता है ये। पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, सब पूछेगा नेचुरल अमीनो एसिड कौन सा नहीं कौन सा होगा, सब पूछता ही है ये सब क्वेश्चन। पूरा मुखस्त तो करते हो बेटा। जी, पूछने नहीं लगा अभी ये। आप देखो ना, आपने 2020 स्पार्टिक एसिड से ये, और 2023 का या 2023 का क्वेश्चन देखो, उसमें स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर पूछा हुआ है। नीट में पूछा हुआ है ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं हम लोग स्पार्टिक एसिड्स। इसमें एक कार्बन और दे देंगे ना तो होता है ग्लूटामिक एसिड्स। आई बात समझ में। ये जो होता है ना, एसिडिक एमिनो एसिड है ये, एसिडिक एमिनो एसिड है ये। क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर ज्यादा होता है। ल्यूसीन सब होगा, वेलिन ल्यूसीन होगा, ल्यूसीन में रेखवान ज्यादा होगा, तो वो हो जाएगा आपका क्या, बेसिक एमिनो एसिड्स। और जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड NH2 सेम होता है ना, उसको बोलते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। तो ग्लाइसिन सब क्या होता है, न्यूट्रल। हाँ, देखते 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 याद होता है वो। लिखते रहो, हाँ लिखते रहो। ये तो छोड़ो, जेई मेन का क्वेश्चन देखो ना, तो कोड जो दिया ना, वन सिंबल कोड, वन सिंबल कोड दिया ना। अब वो भी पूछा हुआ है। इस बार जो पूछा था जेई मेन में, दो बार। 2024 का जेई मेन पूछा था कोड, कोड पूछा था कौन सा कोड, कौन सा एमिनो एसिड का। हाँ, ये चार पांच एमिनो एसिड दे देता है, इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोड। वो सेवन सिंबल कोड जो दिया ना, टर्म सिंबल, वो, हाँ वो भी पूछा हुआ है। वो जेई मेन पूछा है, नीट में नहीं अभी तक है। देखना, बता देता हूँ कैसे करोगे। ये समझ में आया आपका अल्फा। सुनो, आप क्या करना, सुनो, लर्न क्या करना, सुनो इसमें। इसमें जब अमीनो एसिड का बात करते हो तो इसमें अमीनो एसिड देखो यहाँ पे, आर साइड दिया है यहाँ पे। ये अल्फा अमीनो एसिड है, ये कौन सा आपका अल्फा, एल या डी, एल, क्लियरली बोल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या है कि हाइड्रोजन लेते हैं तो वहां पे ग्लाइसिन होता है, जी। अब देखो CH3 एलेलीन, वेलिन दिया आपका, आइसोप्रोपाइल। और इसको बोलते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेल। आइसोब्यूटेल ले देते क्या होता है, ल्यूसीन आ जाता है। ये फर्स्ट फोर जो है आपका न्यूट्रल एमिनो एसिड है, ये सब न्यूट्रल एमिनो एसिड्स है। क्यों न्यूट्रल एमिनो एसिड्स है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे NH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप सेम है। समझ में आ गई है। अब इसके बाद क्या करना, आइसोल्यूसिन दोगे, ये भी न्यूट्रल एमिनो एसिड ही है आपका। आर्गिनिन जो दिया है यहाँ पे देखो, NH2 ज्यादा आ गया ना, तो ये बेसिक एमिनो एसिड्स होता है। आयन ही देखो यहाँ पे, ये सब बेसिक एमिनो एसिड्स है आपका। स्टार देने का मतलब क्या है, यहाँ पे एसेंशियल एमिनो एसिड्स। और स्टार नहीं है उसमें क्या होता है, नॉन एसेंशियल। तो आपके बॉडी में जो सिंथेसाइज नहीं होता ना, उसको बोलते हैं एसेंशियल। जो सिंथेसाइज नहीं कर पाते हो, आप बाहर से लेते हो, तो उसको एसेंशियल। और जो नहीं कर पाते हो, जो होता है आपका बॉडी में सिंथेसिस, उसको क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल। तो आपने पढ़ा होगा ये सब। अब देखो इसमें ग्लूटामिक एसिड देखना, यहाँ पे मैंने कितना लिया यहाँ पे, 3। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है आपका। हाँ, तो ये आर ग्रुप में देखो 3 कार्बन देखना, तो उसको ग्लूटामिक याद रखना। और 2 देखना तो क्या होगा, एस्पार्टिक। ये याद रखना, ये एसिडिक एमिनो एसिड सही है। आई बात समझ में। अब देखना है, एक चीज याद रखना, सल्फर कंटेनिंग 2 होता है, सिस्टीन मेथियोनिन। सल्फर कंटेनिंग है ये।
और सल्फर कंटेनिंग में देखो यहाँ पे, ये एस एस ग्रुप को बोलते थायोल ग्रुप। ये किस में, सिस्टीन में है ये, है सिस्टीन में। यही प्रोवाइड करता है डाइसल्फाइड लिंकेज, यही आपका हेयर जो कर्ली हेयर होता है ना किसी किसी का, ये रिस्पॉन्सिबल है सिस्टीन डाइसल्फाइड लिंकेज। तो देखो ऐसा होता है ये, सिस्टीन जो होता है ना, ये प्रोटीन का जो पेप्टाइड चेन होता है ना, उसमें ये सल्फर सल्फर लिंकेज ऐसे करके प्रोवाइड करता है, जहां जहां सिस्टीन होगा ना, वो सल्फर सल्फर लिंकेज आ जाता है ये डाइसल्फाइड लिंकेज होता है ना, डाइसल्फाइड लिंकेज, ये कहाँ से आता है, फ्रॉम सिस्टीन। ये सब जब आप नीट का पीवाईक्यू बनाओगे ना, ये सब मिलेगा कि डाइसल्फाइड लिंकेज किससे आता है, थायोल ग्रुप से। अब थायोल ग्रुप किसमें होता है, एक ही अमीनो एसिड होता है, किसमें, सिस्टीन। आपके हेयर में जितना ज्यादा सिस्टीन होगा, आपका हेयर उतना कर्ल होगा। आई बात समझ में। तो ये सिस्टीन समझ में आ गई है, किसमें होता है, थायोल ग्रुप होता है, मेथियोनिन समझ में आ गया। उसमें मर्केप्टो, आप ईथर लेते, थायो ईथर लेते हम लोग, थायोल नहीं होता उसमें। जेनेटिकली, तो जेनेटिकल भी होता है। अब कितना कितना सिस्टीन जाएगा, वो तो आपका ट्रांसफर आने नहीं, सब अपना लेके जाएगा, जेनेटिकली तो है ही। हाँ, वेरी वेरी की होता है, हेयर स्टार्टिंग है तो होता है कि सल्फाइड लिंकेज भेंगे जाए। किसी किसी कर्ली हेयर होता है ना, उसका हेयर स्टार्टिंग क्योंकि हेयर आ जाता है ना वो, तो उसमें क्या होता है, सल्फाइड लिंकेज को तोड़ देता है वो। स्टार्टिंग आप सल्फाइड लिंकेज को तोड़ देते हो, और फिर आपका एटमोस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग है, फिर से सल्फाइड लिंकेज फिर आ जाएगा, 100 दिन बाद फिर वो कर ली। क्योंकि आपका वहां से हेयर जैसे ग्रो करेगा, फिर से स्किन आते रहेगा ना। आपका हेयर तो ग्रो करेगा, तो हेयर जैसे ग्रो करेगा, फिर तो सिस्टीन आते रहेगा, तो वो पार्ट तो फिर चला गया, फिर से कर लिया रिस्टोर। मतलब कि जो जागो ग्राहक जागो उल्लू जो बनाता है ना, कि ये देखो ऐसा हो हेयर ऐसा होता है, उल्लू बनाता है, कुछ नहीं है, परमानेंट क्योर कुछ नहीं होता है इसका। नहीं नहीं, कितना होता है ना कि मलिंगा नहीं बनेंगे। कोई बोलता है ना कि मलिंगा बन जाएंगे, कोई बनता है ये करेंगे, तो ये सब होता है ना। हम्म। चलेगा देखो, अब क्या होगा कि सेरीन जो होता है, सेरीन बहुत सिंपल होता है, ये ओ एच सी एस टू सेरीन, थोड़ा याद रखना। ट्रिप्टोफैन याद रखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, टायरोसिन ट्रिप्टोफैन। टायरोसिन ट्रिप्टोफैन में एक चीज देखना कि बेंजीन रिंग आ गया यहाँ पे, देखो ये बेंजीन रिंग आ गया कि नहीं यहाँ पे। हाँ, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है प्रोलीन का, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है प्रोलीन का कंप्लीट स्ट्रक्चर। आई बात समझ में। और ये हिस्टाडीन है, ये आप तो जानते होंगे हिस्टाडीन। देख तो यहाँ पे सी एच टू है ना आपका, इसी से आपका क्या होता है देखना, यहाँ पे सी एच टू होता है, तो इसी से देखना ये एन एच टू होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यहाँ पे एच दे दोगे तो कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा ये। आई बात समझ में, स्टार्टिंग में याद रखना है। हाँ, ये 5 मेंबर ग्रुप होता है, ये कितना मेंबर करेंगे, ये 5 मेंबर। एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक है, चेक कर लो। एरोमेटिक होता है, स्टार्टिंग समझ में आ गया आपका। ट्रिप्टोफैन देखना एरोमेटिक, यहाँ पे रिंग के साथ आपका है ये। और फिर एक याद रखना यहाँ पे, फेनॉल लेते हैं देखो, पर हाइड्रोक्सी फेनाइल जो ग्रुप लिए, तो ये टायरोसिन में चला जाता है। और सेरीन में आपने देखा है सी आर, सेरीन सेरीन में देखा आपने ओ एच सी एच टू। तो ये सब 2-3 बार आप लिखोगे ना, अपने आप समझ में आ जाएगी। ग्लूटामिन क्या होता है, ग्लूटामिन क्या होता है, सब लिखोगे, इसमें जाओगे। जब आप देखोगे उसमें जे एडवांस का क्वेश्चन में पूछता हुआ ये, कि बहुत सारा पेप्टाइड दे देता है, आप बोलते हैं कि हाइड्रोलाइसिस करने के बाद बताओ कितना नेचुरल एमिनो एसिड पॉसिबल है इसमें। तो इतना बड़ा लंबा पेप्टाइड दे देता है ना, और जब हाइड्रोलाइसिस करने के बाद नेचुरल एमिनो एसिड एक ही आता है, तो उसमें बहुत गौर से हाइड्रोलाइसिस को देखना पड़ता है, एन टर्मिनल सी टर्मिनल। तो नीट में उतना लेवल का क्वेश्चन बना ही नहीं सकता है। इसलिए आप याद रखना यहाँ पे कि प्रोलीन का कंप्लीट स्ट्रक्चर आपने देखा कैसा हो, प्रोलीन का बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है प्रोलीन का, थोड़ा वो प्रैक्टिस करके रखना। और आपने सेरीन देखा, आपने सिस्टीन आपको दिखाया मैंने, मेथियोनिन दिखाया मैंने आपको, और फिर आपका टायरोसिन तो आपको दिखाई दिया, यहाँ पे फेनोलिक ग्रुप होता है यहाँ पे। और फिर एक आपका फेनोलिक ग्रुप होने के चलते आपके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एफिशिएंसी के थ्रू टेस्ट दे देगा। आपको बोलेगा कौन सा न्यूट्रल एफिशिएंसी को डिकलराइज करेगा, तो टायरोसिन डिकलराइज करता है न्यूट्रल एफिशिएंसी को, रीजन क्या है, फेनोलिक ग्रुप है उसमें। एक तो यहाँ पे फेनोलिक ग्रुप है ना, तो ये न्यूट्रल एफिशिएंसी एडवांस में पूछा, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है वहां पे, देखो यहाँ पे NH2 साइक्लिक होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है, यहाँ पे CH2H है, वहां पे आप सेपरेट नहीं कर पाओ। कंप्लीट स्ट्रक्चर है। देखो ना, इंटायर स्ट्रक्चर लिख ही दिया वहां पे, नीचे ये लिखा है इंटायर स्ट्रक्चर।
आई बात समझ में? तो इसमें आप बार बार देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे सेट कर लेंगे इसमें। इसमें देखना है सबसे पहले क्लासिफिकेशन जाओगे तो एसेंशियल अमीनो एसिड ये जानते हो आप लोग। और डिपेंडिंग देखो एसिडिक क्लास, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, ये तो जानते ही हो आप कैसे कैसे आएगा। न्यूट्रल कौन आएगा, एसेंशियल कौन आएगा, ये जानते ही हो। इसमें देखना है सबसे पहले अमीनो एसिड्स का क्या होता है, जीटर क्या होता है देखना है यहाँ पे कि एक चीज बता देता हूँ कि अमीनो एसिड में जाओगे तो एक क्या होता है एसिडिक ग्रुप होता है, एक होता है बेसिक ग्रुप। मान लो ये एच लिया आपने, यहाँ पे आर लिए, यहाँ पे NH2 लिए। अभी जो मैंने लिखा वो तो क्या दिखा रहा है आपका, न्यूट्रल। एक्चुअली क्या होता है ये इक्विलिब्रियम में रहता है किसमें, जब भी किसी भी कंपाउंड में एसिडिक बेसिक ग्रुप दोनों आ जाता है, एक में प्रोटोनेशन हो जाता है, ये डिप्रोटोनेट हो जाएगा, इसमें प्रोटोनेशन हो जाएगा आपका, और ये एच हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो देखो नेट चार्ज इस पे जीरो है, इस पे नेट चार्ज देखो ना, नेट चार्ज क्या है इस पे, जीरो है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको ज्यूटर आयन। आई बात समझ में? एमिनो एसिड किस फॉर्म में रहेगा आपका, ज्यूटर आयन में। आप याद रखना यहाँ पे एक होता है आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स होते हैं एक। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है सुनिए, पीएच एट विच नेट चार्ज ऑन एमिनो एसिड्स बिकम्स जीरो। मतलब कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई होगी तो कहीं भी माइग्रेशन होगा इसका, नहीं। आई बात समझ में? तो पीएच जहाँ पे नेट चार्ज आपका किसी भी अमीनो एसिड में ड्यूटेरिन के फॉर्म में रहेगा, पीएच जहाँ पे आपका नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो वहां पे अमीनो एसिड का मूवमेंट आप नहीं देखोगे, तो उसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स। आई बात समझ में? तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब एक स्पेसिफिक पीएच जहाँ पे नेट चार्ज क्या हो जाता है, जीरो। सुनो और बता रहा है, देखना है यहाँ पे। अगर आपने पीएच देखना है यहाँ पे, पीएच अगर आप मोर देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे लेके चले गए तो इसका मतलब होगा कि कंजुगेट बेस में रहेगा आपका, क्योंकि उसका तो डिप्रोटोनेशन होगा बेसिक मीडियम में। ये बेस है तो बेस ही की तरह रहेगा आपका। तो इसमें निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव, ये किधर माइग्रेट करेगा, एनोड, निगेटिव जाएगा ना। देखो माइग्रेशन दिखा दिया आपने। अगर मान लो कि आपने पीएच लेस देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट रखा तो देखो क्या होता है। तो फिर ये सीओएच जैसा था वैसे ही रहेगा, ये NH3 प्लस इसमें प्रोटोनेशन हो जाएगा, HR हो गया, नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं। ये किधर माइग्रेट करेगा, कैथोड की तरफ। तो याद रखना आप ये, किसी भी न्यूट्रल अमीनो एसिड में या कहीं भी अमीनो एसिड में आपका एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अगर नीचे लेके आओ जाओगे पीएच, आपका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा ओवरऑल। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ऊपर चले जाओगे तो निगेटिव चार्ज रहेगा। समझ में आएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? अब कैलकुलेशन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे करेंगे ये देखो। ये सब पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं है अभी तक, जेई मेन में कुछ कुछ क्वेश्चन मिलेगा आपको। देखो कैलकुलेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स, न्यूट्रल अमीनो एसिड के ले जाते हैं हम लोग। तो ये जो कैलकुलेशन किया जाता है ना, ये हमेशा एसिडिक मीडियम से कैलकुलेशन होता है। और एसिडिक मीडियम में जब कैलकुलेशन करने जाओगे ना तो ये OH रहेगा ये, और ये क्या होगा NH3 प्लस रहेगा आपका, ये H रहेगा, ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अभी देखो न्यूट्रल, जब भी हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करते हैं तो हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से नीचे ही बात करते हैं, वहां से उसके बाद हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कौन करते हैं, मतलब कि दोनों को एसिडिक नेचर में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये भी प्रोटॉन लॉस करेगा, ये भी प्रोटॉन लॉस करेगा। तो इसका जो पीके का वैल्यू होता है, यहाँ पे पीके मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे PK1 लिख दिया। इसका वैल्यू मान लो 2 पॉइंट मैंने 4 लिखा, मैं आर्बिट्ररी ले रहा हूँ और वैल्यू कुछ रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैं 2.4 ले लिया।
इसका जो pK 2 का वैल्यू ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ये बोल रहा हूँ मान लो कि 9 पॉइंट मैंने 2 ले लिया। लेट कर दो। होते क्या सुनना। अभी देखो आइसोलेक्टिव पॉइंट से नीचे है आप। इसको जैसे आप बेसिक मीडियम देंगे, जैसे इसका बेस का एडिशन करोगे तो पीएच करेक्टली क्या होगा, सॉल्यूशन बढ़ेगा। अब क्या होता है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड तो आपका ये है, क्योंकि पीके सबसे कम है इसका। तो जैसे आप पीएच क्या करोगे, 2.4 से जैसे एक्सीड कर दोगे तो ये आपका आयनाइज हो जाएगा। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड होता था ना, उसको जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड देते थे तो आयनाइज हो जाता है कि नहीं कार्बोक्सिलेट में। तो वैसे तो बेस है तो बेस तो आयनाइज हो ही जाएगा। तो ये आयनाइज हो जाएगा किसमें, आपका कार्बोक्सिलेट में। लेकिन क्या करना है आपको, जो पीएच होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन 2.4 टू इंश्योर द आयनाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब पीएच शुड बी लेस देन 9.2 सो दैट इसका आयनाइजेशन नहीं आप कर पाओ। क्योंकि कोई भी एसिड आयनाइजेशन तभी होगा जब उसका पीएच का वैल्यू उसके पीके से एक्सीड कर जाता है। कोई भी एसिड आयनाइजेशन तभी होता है जब उसका पीके का पीएच का वैल्यू उसके पीके से एक्सीड करता है। तब वहां पे प्रिसेबल आयनाइजेशन लेते हैं हम लोग। अब पीएच अगर पीके के इक्वल रखेंगे तो वो 50% आयनाइज होगा। अब पीएच अगर पीके से अगर नीचे कर दोगे पीएच को तो पार्शियल बहुत स्मॉल परसेंट आपका आयनाइज होगा। अगर मेरे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, सुनो, अगर HS- चाहिए, अगर इसमें हम लोग पीएच क्या करेंगे, पीएच अगर 1 कर देंगे ना तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2S में, क्योंकि उसको तो प्रोटोनेट कर देगा वो, क्योंकि उससे तो स्ट्रॉन्गर एसिडिक मीडियम आपने दिया। आपको क्या लगता है कि H2S को HS में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, बेसिक मीडियम चाहिए, तो एक प्रॉपर पीएच चाहिए कि नहीं आपको। ये तो नॉर्मल रूल ही होता है, किसी भी एसिड को अनाइज करने जाओगे तो उसका जो पीके वैल्यू होता है पीएच उससे ज्यादा होना चाहिए। आपने तो आयनिक रूल पढ़ा था, तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, टेस्ट तो कितना ऑर्गेनिक एसिड में पढ़ा है, क्यों पढ़ा है ये सब टेस्ट आपको, ये सब तो सब पीके वैल्यू पे डिपेंड होता है। तो आप किसी को भी एनालाइज करने जाओगे किसी भी ग्रुप को तो पीएच का वैल्यू पीके से ज्यादा होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे क्या करना है, इसको एनालाइज करना है आपको। तो उसके लिए पीएच क्या होना चाहिए, शुड बी मोर देन 2.4। बट इसके एनालाइजेशन को आपको स्टॉप करना है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव रहेगा इस पे नेगेटिव रहेगा तभी तो न्यूट्रल हो जाएगा आपका। तो पीएच शुड बी लेस देन 9.2। मतलब इस अमीनो एसिड का पीएच का जो आइसोलेक्टिक पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो 2.4 और 9.2 का एवरेज वैल्यू, इसीलिए एवरेज वैल्यू लिया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आइसोलेक्टिक पॉइंट आप निकालोगे यहाँ पे, तब क्या करोगे, पीके 1 प्लस पीके 2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, बाई 2। आप खुद से सोचो ये जो वैल्यू आएगा पीएच का, वो मोर देन 2.4 बट लेस देन 9.2, तो आप किसका एनालिसिस करेंगे। अगर जैसे आप क्या करेंगे, मान लो आइसोलेक्टिक पीएच अगर दे दिया आपने मोर देन 2, देखो मैंने क्या किया, पीएच हमने रखा 9.2 से लेस है, लेकिन मोर देन किससे हो, 2.4 से। तो आपको ये किस फॉर्म में मिलेगा, देखो ये कार्बोक्सिलेट मिलेगा आपका, NH3+ मिलेगा आपका, H मिलेगा, R मिलेगा, ड्यूटरान तो है ही। भाई बताओ में। तो न्यूट्रल क्या करना है, न्यूट्रल अमीनो एसिड देगा तो पकड़ लोगे, आप कैसे करोगे। बेसिक अमीनो एसिड का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक। तो इसमें क्या होता है सुनना है, एसिडिक बेसिक को। ये कौन सा अमीनो एसिड है याद करो। ग्लूटामिक एसिड है नहीं ये। अब एक काम करना, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पीके 1, इसका वैल्यू मैंने लिया था 2 पॉइंट, मान लो कि मैंने 2 ही बोल दिया यहाँ पे। इसका पीके 2 ले रहा हूँ ये वैल्यू मैंने दिया था 9 के करीब ले लिया मैंने। और इसका जो पीके 3 ले लिया मैंने, ये मान लो 2.4 ले लिया मैंने। तो इसमें देखो करना है कि आपसे क्या पूछेगा सुनो। इसको दे देगा X, इसको दे देगा Y, इस ग्रुप को दे देगा Z।
आपसे बोलेगा एसिडिक ऑर्डर, ये पूछा हुआ नीट में। सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्डर किसका होता है? NH3+ के जो क्लोज रहेगा उसमें माइनस आई इफेक्ट इसका बहुत स्ट्रॉन्गर होगा, तो इसका सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा आपका? एक्स। उसके बाद जेड। उसके बाद वाई। कंजुगेट एसिड जो मीन्स का होता है ना, NH2 ग्रुप का, वो वीक एसिड होता है। नहीं, आपको खुद से करना पड़ेगा। आपको मैंने क्या बोला, जैसे एसिडिक एमिनो एसिड देखना तो एसिडिक ग्रुप ज्यादा रहेगा, तो क्लोज टू NH3+ को सबसे लोअर कर देना है, इसको सबसे हायर कर देना है, ये तो सबसे हायर होता ही है। कई बार समझ में आता है, ऐसे कंपेयर कर लेना। अब देखो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फाइंड करेंगे कैसे, सुनो। सुनना, पहले लिखना मत करो। देखो, अगर मैं pH 2.2 से एक्सीड कर दूंगा तो कौन आयनाइज होगा? एक्स। एक्स आयनाइज होगा। एक्स को अगर एनालाइज करेंगे तो कितना यूनिट आ जाएगा? 1 यूनिट। और NH3+ पे कितना यूनिट है? 1 यूनिट पॉजिटिव। तो ओवरऑल चार्ज क्या? 0। अगर मैंने pH 2.4 को एक्सीड कर दिया, pH 2.4 पे गया, तो कौन आयनाइज होगा? जेड। एक्स तो पहले ही आयनाइज हो गया, वो तो ऑलरेडी 2.4 जाएंगे तो एक्स तो आयनाइज हो ही जाएगा। जेड भी आयनाइजेशन स्टार्ट किया, तो नेट चार्ज कितना हो गया? 1 यूनिट निगेटिव, तो उसको तो आइसोइलेक्ट्रिक नहीं बोलेंगे आप। अगर आप 2.4 से एक्सीड करते करते आप 9 पे चले गए, NH3+ भी NH2 हो जाएगा। ओवरऑल कितना यूनिट निगेटिव चार्ज? 2 यूनिट आ जाएगा, तो उसको तो ऐसे इलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं बोलेंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रिक तो आपको 2.2 और 2.4 के बीच में मिल रहा है आपको, क्योंकि आपको इंश्योर करवाना है एक्स का आयनाइजेशन को, आपके किसका आयनाइजेशन को रोकना है? जेड को। इसलिए ऐसे इलेक्ट्रिक पॉइंट यहाँ पे क्या करेंगे? बेसिक जो ग्रुप से आया उसको इग्नोर कर देंगे, एसिडी ग्रुप का एवरेज वैल्यू से फाइंड कर लेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक पॉइंट किसके बीच में होना चाहिए? इसके और इसके बीच में होना चाहिए। अगर इसको भी इंक्लूड करोगे तो वैल्यू तो 2.4 से एक्सीड कर जाएगा, तो फिर कितना यूनिट निगेटिव आएगा? 2 यूनिट। तो ये ही याद रखना कि जब एसिडिक के बेसिक अमीनो एसिड दे देगा, आप पहले देखना कि एसिडिक ग्रुप ज्यादा होगा, तो एसिडिक ग्रुप का जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा उसके एवरेज वैल्यू निकाल के पीएच आइसोलेट फाइंड कर लेंगे। अगर बेसिक ग्रुप ज्यादा होगा, NH3+ का ग्रुप ज्यादा होगा, तो बेसिक ग्रुप का आयनाइजेशन कांस्टेंट का एवरेज वैल्यू से आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट फाइंड। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? देखो आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट क्या फाइंड करेंगे। यहाँ पे फाइंड करेंगे PK1 + PK3। ये किसका लिया मैंने? एक्स। ये क्या लिया मैंने? जेड। भाई क्या करेंगे? 2। बिकॉज योर पीएच शुड नॉट बी मोर देन 2.4 और शुड नॉट बी लेस देन 2.2। समझ में आ गया सेलेक्टिव पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? तो जब आप आकाश का पैकेज बनाओगे, किसी का पैकेज बनाओगे, तो ये सब क्वेश्चन मिलेगा आपका सिलेक्टिव पॉइंट पे। तो मैंने एसिडिक बेसिक पे और न्यूट्रल पे कैसे सिलेक्टिव पॉइंट करोगे समझा दिया। कर लेंगे। ये सब जब जर्नी स्टार्ट होता है लैब में, तो एक एसिडिक सॉल्यूशन से ही हम लोग पीएच बढ़ाते, ब्यूरेट से देते थे बढ़ाते, हम लोग जज करते हैं ये सब। आई बात समझ में? तो फिर क्या होता है कि ऐसे कैसे देखोगे कि कौन देखने जाएगा कितना यूनिटी? तो वहां पे साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रोड भी देख के हम लोग, और फिर माइग्रेशन उसका वॉच करते रहते हैं, सिग्नल मिलते रहता है, देखते हैं नो माइग्रेशन, समझ में आता है कैसे सेलेक्ट पॉइंट्स आ गए यहाँ। फिर वहां से पीएच हम लोग फाइंड कर लेते हैं। कर लेंगे। आई बात समझ में? अरे कंप्यूटर केमिस्ट्री आ गया आज के डेट में, सब सिंपल हो गया, पहले जैसा नहीं है। समझ में आ गई है? अब क्या होता है देखो, ये तो समझ में आ गया, स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा बता दिया आपको। अब क्या होता है, एक पेप्टाइड लिंकेज होता है। पेप्टाइड लिंकेज होता है। पेप्टाइड लिंकेज में क्या करना देखना है यहाँ पे, NH2C, HR लिया मैंने, ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, ये NH दिया, फिर मैंने फिर S लिया, ये R दिया मैंने, फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। मैंने देखो यहाँ पे क्या लिया, N टर्मिनल, और क्या लिया मैंने? C टर्मिनल। याद रखो कैसे होता है ये सब। तो ये होता है पेप्टाइड लिंकेज ये। अब मेरे को बताना है यहाँ पे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे यहाँ से हाइड्रोजन, ये वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही सकता है आपका। फिर इसमें क्या होगा, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स हैविंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कि नहीं?
अरे रेजोनेंस होगा कि नहीं, ये सब भी पूछा हुआ क्वेश्चन, इसीलिए बताओ। देखो यहाँ पे ये पेप्टाइड लिंकेज है, यहाँ रेजोनेंस होगा कि नहीं, तो डबल करेक्टर आएगा कि नहीं यहाँ पे? अब पेप्टाइड लिंकेज होगा तो बायूरेट टेस्ट देगा, अल्कलाइन कॉपर से होता है, प्रोटीन का टेस्ट होता है ये, बायूरेट टेस्ट। तो बायूरेट टेस्ट किसका टेस्ट है? पेप्टाइड लिंकेज का। अब पेप्टाइड लिंकेज किसका होता है? प्रोटीन। निनैक्टिन टेस्ट होता है आपका, फेनोलिक ग्रुप के लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है आपका, एमिनो एसिड का निनैक्टिन टेस्ट होता है, बायूरेट टेस्ट होता है। तो ये निनैटिन वाइट ये सब होता है, ये पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए होता है, क्रोमेटोग्राफी में सब यूज किया जाता है। निनैटिन का लेके यूज किया जाता है क्योंकि एमिनो एसिड का अपीयरेंस दिखाता है वो। समझ में आ गई ये? बायोरेट टेस्ट होता ही है। समझ में आ गया किसका होता है पेप्टाइड का? तो पेप्टाइड लिंकेज समझ में आ गया आपको कैसे होता है। आप सुनो क्या होता है, कर लिया यहाँ तक। अब देखिए, इसमें जब आएगा बायोमोलिक्यूल्स में तो सबसे पहले ये देखना है यहाँ पे, मैंने पेप्टाइड लिंकेज बता दिया यहाँ पे, और देखो यहाँ पे ये एन टर्मिनल सी टर्मिनल याद रखना। ये क्या है? एन टर्मिनस। ये क्या है आपका? तो जब भी आइडेंटिफाई करोगे स्ट्रक्चर देखे तो एन टर्मिनस सी टर्मिनस याद रखना। जैसे आपको एन टर्मिनस से स्टार्ट करोगे सी टर्मिनस कट कर देना, यहाँ पे समझना कि ये एक यूनिट होगा एमिनो एसिड्स का। आई बात समझ में? और फिर जैसे होगा तो ये कट कर देना, तो यहाँ पे एक यूनिट एमिनो एसिड्स का हो गया। समझ में कैसे बोला आपको? तो ये पेप्टाइड लिंकेज से कट करके आप नंबर ऑफ एमिनो एसिड सब चेक कर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो थर्ड एमिनो एसिड कंबाइन डाइपेप्टाइड टू प्रोड्यूस द ट्राइपेप्टाइड, ये तो पता है कि डाइपेप्टाइड डाइपेप्टाइड होता ही है। फिर देखिए यहाँ पे कंटेंट थ्री एमिनो एसिड्स, यहाँ पे दिया आपका टेट्रापेप्टाइड हिस्सा दिया है यहाँ पे। पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन द 100 एमिनो एसिड्स आर रेसिड्यू हैविंग द मॉलिक्यूलर मास मोर देन 1000 यू, 10,000 यू बोला है, इज कॉल्ड प्रोटीन। लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसमें आपका 51 एमिनो एसिड ही है आपका, किसमें? इंसुलिन में, उसको भी क्या करते हो आप? प्रोटीन बोलते हो। तो ये सब स्टेटमेंट याद रखना, आपका कितना यूनिट हो रहा है? 10,000 मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, और कितना यूनिट्स होना चाहिए? मोर देन 100 यूनिट्स। लेकिन इंसुलिन में कितना यूनिट्स आपका? 51 यूनिट्स। लेकिन फिर भी उसको क्या बोलते हैं हम लोग बताइए? प्रोटीन। समझ में आई है? फिर याद रखना है यहाँ पे, प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। दो टाइप का होता है, एक होता है फाइब्रस, एक होता है ग्लोबुलस। ये पढ़े होंगे आपने, ये बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे, तो इसलिए मायोसिन फायोसिन में आप जानते हो क्या होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है पता है आपको? देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपसे बोलेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर तो बोलना पेप्टाइड लिंकेज। प्राइमरी स्ट्रक्चर किसके चलते होता है बताइए? पेप्टाइड लिंकेज के चलते होता है, ये सब थोड़ा याद रखना, ज्यादा थोड़ी नहीं पूछेगा आपसे। समझ में आ गया? बोलेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसके चलते होता है, तो बोलना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देख लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं यहाँ पे? आई बात समझ में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर? शेप देखो, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल लॉन्ग चेन कैन एग्जिस्ट, दे बॉन्ड इन द एग्जिस्टेंस डिफरेंट में बोले। अल्फा हेलिकल बीटा प्लेटेड, आप बोल रहे कि अल्फा हेलिकल बीटा प्लेटेड कौन सा स्ट्रक्चर है इसका? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है आपका, ये याद रखिएगा। और देखो यहाँ पे स्ट्रक्चराइज रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैक, बैकबोन में फोल्डिंग कर दे आपका। देखो इसका सीओ, इसका एनएच का ऐसे फोल्ड करके ना, इसका एनएच है, एन टर्मिनल, इसका सीओ है, तो ऐसे फोल्ड करके फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो रिबन की तरफ फोल्ड हो रहा है कि नहीं है? आई बात समझ में? ये लिखा है आपका, अल्फा हेलिकल आपका क्या होता है? आपका पॉलीपेप्टाइड फॉर्म द पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियरली बोल रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ गई है? तो बीटा प्लेटेड यही होता है आपका, तो बीटा प्लेटेड जो है अल्फा हेलिकल जो है, इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्राइमरी स्ट्रक्चर किसके होता है? पेप्टाइड लिंकेज, ये सब याद रखना। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है यहाँ पे, ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड, फर्दर फोल्डिंग सेकेंडरी, मेजर देखो यहाँ पे फाइब्रस ग्लोबुलर, मेन फोर्स ऑफ द स्टेबलाइज 2 डिग्री 3 डिग्री प्रोटीन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइसल्फाइड लिंकेज वंडर वॉल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइसल्फाइड वंडर वॉल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये सब कौन रिस्पॉन्सिबल है टर्सरी के लिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेकेंडरी के लिए। और पेप्टाइड लिंकेज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्राइमरी के लिए। समझ में आ गई है? अब डाइसल्फाइड लिंकेज किससे आता है तो मैंने बता दिया, डाइसल्फाइड के लिए कौन है? थायोल ग्रुप, थायोल। तो थायोल एसिड किसमें होता है? सिस्टीन। तो सिस्टीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्सरी स्ट्रक्चर, ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन। मेथियोनिन का सल्फर नहीं जा पाता है, एसएच जिसमें होता है वही जा पाता है। अरे मेथाइल कहाँ से जा पाएगा? एसएच को ही रिप्लेस करके अपना सल्फाइड को दे हुए, तो नहीं जाता वो। समझ में आ गया?
क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सम ऑफ द प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। सब यूनिट्स आता है आपका, जानते हो। तो ये तो क्वाटनरी स्ट्रक्चर आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ये सब क्वाटनरी कैसे होता है, ये सब पढ़ते हो ये सब बायोलॉजी में। तो ये सब को लिखने तो बोलेगा नहीं आपको। प्राइमरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया क्या होता है, सेकेंडरी किसके लिए होता है, टर्सरी क्यों होता है, ये समझ में आ गया। यहाँ पे देखो क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोटीन फॉर्म टू बायोलॉजिकल सिस्टम विद द यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल एक्टिविटी कॉल्ड नेटिव प्रोटीन्स। देखो when the protein is in native state form is subjected to physical change like the change in temperature, pH, कुछ भी चेंज करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब due to the globulus unfold, helix get uncoiled, a protein loses biological activity, this is called denaturation, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं डिस्टर्ब होता वहां पे। the protein during the denaturation secondary tertiary structures are destroyed but primary structure retain intact। ये भी नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ 2022 या 2023 का क्वेश्चन था कि डिनेचुरेशन करने से कौन सा आपका रिटर्न रहेगा, प्राइमरी, और सबका सब डिस्ट्रॉय। आई बात समझ में। तो देखो कोगुलेशन ऑफ द एग विद द बॉइलिंग जो करते हैं, ये सब डिनेचुरेशन ही तो दिखा था आपको। आप खुद से बताइए, प्रोटीन का डिनेचर करेंगे तो एंट्रोपी तो बढ़ेगा, इससे बॉइलिंग अपेक्षा एंट्रोपी क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आई आपको। तो यही था आपका एमिनो एसिड्स का, मैंने बता दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कुछ अल्फा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर थोड़ा याद रखना। सिस्टीन मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिडिक एमिनो एसिड कुछ इंपॉर्टेंट है, बेसिक एमिनो एसिड, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, हिस्टाडीन का स्ट्रक्चर, ये सब थोड़ा याद रखिएगा। दो चार बार पांच बार लिख के देखोगे ना, अपने आप याद हो जाता है, ऐसा नहीं कि करना पड़ेगा। क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें क्या पूछेगा, स्ट्रक्चर ही पूछेगा, तो स्ट्रक्चर दे के क्वेश्चन पूछेगा। तो थोड़ा भी दो तीन बार अगर रिविजन करके रखोगे तो वो पता लग जाएगा कि कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है। आई बात समझ में। इसीलिए ज्यादा उसमें पैनिक नहीं होना, बार बार देखते रहना। कोई ट्रिक नहीं होता, इससे क्या ट्रिक बनाएंगे। आपको तो उसमें क्या है, एलिना करेरा से बढ़िया कहाँ आएगा ये, कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन जे एडवांस में इसी पार्ट पे ज्यादा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एंजाइम जानते ही आप लोग, पढ़े लिखे इंसान हो, इसमें करना क्या है। देखो यहाँ से विटामिन सब देखो, पढ़े लिखे इंसान है, इसमें क्या करें, ये क्या करेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये सब तो जानते हो। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये हेरिडिटी कैसे होता है, ये तो जानते ही हो। डीएनए आरएनए क्या होता है, ये जानते हो। तो इसमें क्या पढ़ाएंगे। देखो यहाँ से एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन सब है, ये आपका स्ट्रक्चर याद रखना। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एसिड, देखो यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ द बेस वन पोजीशन ऑफ शुगर, ये याद रखना स्टेटमेंट सब। सो वन पोजीशन, देखो बेस टू द वन प्राइम पोजीशन ऑफ शुगर इज नॉन एज न्यूक्लियोसाइड्स। देखो यहाँ पे बेस जुड़ा नहीं, यहाँ पे वन शुगर का, शुगर का वन प्राइम से जो जुड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड। बेस जो जुड़ता है, बेस क्या होता है, नाइट्रोजन का इंग्लिश होता है प्यूरिन पैरिडीन। वो सब क्या होता है, ऑक्सीराइबोज डीऑक्सीराइबोज होता है ना। तो पेंटाइज पेंटोज होता है ना ये। तो पेंटोज का जो वन प्राइम लिया, मतलब कि उसका नेमनी क्या, वन प्राइम टू प्राइम थ्री प्राइम करके, बेस का वन टू करके कार्बन किया था। तो इसका वन प्राइम टू प्राइम, तो इसका वन प्राइम से जो कनेक्ट होता है बेस, तो उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो बेस जब शुगर से आपका कनेक्ट हो गया तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में समझ में आ गया क्या क्या रहेगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस और शुगर रहेगा, या तो डीऑक्सी राइबोज रहेगा तो राइबोज रहेगा, और कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे इन न्यूक्लियोसाइड्स नंबर वन टू थ्री etc इन ऑर्डर टू, देखो इन न्यूक्लियोसाइड द शुगर कार्बन आर द नंबर एज वन प्राइम टू प्राइम थ्री प्राइम, समझ में आ गई है। अब बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश दिस फ्रॉम द बेस, बेस के साथ वन टू थ्री लिया था ना। when nucleoside is linked with the phosphoric acid, फाइव पोजीशन ऑफ शुगर से phosphoric acid है। तो वन पोजीशन से वन प्राइम से आप हमेशा याद रखना किसको, बेस को। और फाइव पोजीशन से किस, फाइव प्राइम से किसको रखना आपको, इस फॉस्फेट को, फॉस्फोरिक एसिड को। तो देखो ये फाइव फाइव लिया ना, यहाँ पे फाइव प्राइम है ना, देखो उससे फॉस्फेट है कि नहीं। तो ये याद रखना है आपको कि कौन सा कहाँ से लिंक होता है शुगर से। तो वन प्राइम से कौन होगा, बेस। आप फाइव प्राइम से क्या हो जाएगा आपका, फॉस्फोरिक एसिड, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। वही बात समझ में, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन टुगेदर बाय द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन द फाइव प्राइम थ्री प्राइम एटम ऑफ द पेंटोज शुगर। अब किससे होता है ये, फाइव प्राइम और थ्री प्राइम, ये जो देखो ना यहाँ से कनेक्ट होना स्टार्ट हुआ। देखो यहाँ पे क्या कि नहीं, ये फाइव प्राइम थ्री प्राइम बेस हो गया ना, बेस हो गया ना, तो ये जो बेस था ना, ये बेस जो इसका थ्री से कनेक्ट किया, वो फाइव से ऑलरेडी कनेक्टेड था। देखो फाइव से ऑलरेडी कनेक्टेड था वो, तो न्यूक्लियोटाइड आपने बनाया था न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो इसका जो फॉस्फोर था, इसका जो फाइव प्राइम से जो था, ये फिर यहाँ पे ये देखो इसके ऑप्शन से एक फॉस्फोरस,
डाइस्टर बॉन्ड बनाया, तो एक 5 से करता है और किससे करता है, 3 से। तो याद रखना यहाँ पे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड लिंकेज बिटवीन द 5 प्राइम और 3 प्राइम ऑफ द पेंटोज, फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल डाइन्यूक्लियोटाइड। समझ समझ में आ गया? डाइन्यूक्लियोटाइड करने के, मोनो न्यूक्लियोटाइड करने के लिए आपको 5 प्राइम से क्या करना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लाना है आपको। अब 1 पोजीशन से प्राइम से क्या करना है, बेस को डालना है। अगर 3 प्राइम से आपने फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लेंगे तो डाइन्यूक्लियोटाइड डाइन्यूक्लियोटाइड ऐसे ही चला जाता है। याद रखोगे? तो ये मैंने पूछ दिया था, ये पिछले बार नीट में ये पूछा भी था, ये क्वेश्चन इस बार। समझ में आई है? कर लेंगे यहाँ तक। और उसके बाद ये सब जो पार्ट्स है ये सब जानती हो कैसे कैसे होता है, ये राइबोसोमल ये सब जानते ही आप लोग, खुद से देख लेना। और गोविंद खुराना का क्या कंट्रीब्यूशन था देख लेना, नोबेल प्राइज क्यों मिला था। हार्मोन्स क्या होते हैं ये सब खुद से पढ़ लेना आप लोग, ये सब मेरा काम ही नहीं है। ये सब आप देखना यहाँ पे, ये सब पार्ट मैंने बता दिया। मेन था इलेक्ट्रिक पॉइंट बता दिया आपको, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग बता दिया, सोजन फॉर्मेशन बता दी, जहाँ पे जो भी केमिकल एस्पेक्ट है जहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन था मैंने दे दिया। ये आपका कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट। बायोमोलिक्यूल एक क्वेश्चन फिक्स रहता है इससे, दो भी रह सकता है, एक तो फिक्स रहेगा, दो क्वेश्चन भी रह सकता है, एक पार्ट कार्बोहाइड्रेट का, एक पार्ट इधर का। आई बात समझ में? इसलिए दो क्वेश्चन याद रखना, फिक्स रहेगा। एक तो फिक्स डेफिनेटली बोलता हूँ रहेगा, लेकिन दो भी रह सकता है। याद रखेंगे ये आपका था बायोमोलिक्यूल। आप क्या करते देखो, आप थोड़ा दे देते ब्रेक, ठीक? आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ।